एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण पहल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, दैट इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या इस तरह की पहल भारत में क्यों लाई गई थी, क्या ज़रूरत थी, क्या क्या इनिशिएटिव्स बोल सकते हैं इस पहल के तहत लिए गए थे, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ किन उद्देश्यों को इसने पूरा किया है, राइट। इसके साथ साथ क्या अचीवमेंट्स रहे हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेके। आखिर में हम कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, कुछ लूप होल्स जिन पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है, और आपके लिए एक सवाल भी है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। साथ ही में आप इंग्लिश और हिंदी करंट अफेयर्स को एक्सेस करने के लिए हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन है 10 years of Make in India. It is relevant with GS paper 2 Government Policies and Interventions. तो क्या है सुर्खी? सुर्खी ये है कि 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई एक पहल ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जो पहल ली गई थी, उसका एक ऐतिहासिक दशक पूरा हुआ है। A historical decade has been covered. यहाँ अगर हम बात करें तो इनिशिएटिव जो लिया गया था टू मेक अ शिफ्ट इन इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, पाइवटल स्ट्रैटेजी, तो यहाँ अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एक बोल सकते हैं ग्लोबल, एज अ ग्लोबल लीडर खुद को यहाँ पर इमर्ज करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं वो मेक इन इंडिया के तहत लिए गए थे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बैकग्राउंड रहा है, व्हाट वाज द बैकग्राउंड। तो 2013 में भारत को अगर हम देखें तो भारत की जो विकास दर है वो एक पिछले दशक में काफी कम थी, मतलब काफी कम हो गई थी। और अगर हम बात करें कि जो 5 बड़े देश हैं, बड़ी इकोनॉमीज है, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो प्रॉमिस है एज अ इमर्जिंग एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर अगर हम देखें तो इंडिया का स्टैंड काफी फीका पड़ रहा था। ब्रिक्स देशों में अगर हम बात करें तो भारत को फ्रेजाइल 5 में काउंट करा जाने लगा। फ्रेजाइल 5 का मतलब होता है 5 में से कोई एक कमजोर आर्थिक व्यवस्था वाला देश, राइट। तो इसी से आगे बढ़ने के लिए हमने मेक इन इंडिया एक ऐसा आर्थिक प्रयास जो हमारी भारत सरकार लेकर आई। अब ये जो भारत सरकार एक इकोनॉमिक पुश देने के लिए भारत को लेकर आई, ये है क्या, व्हाट इज इट मेक इन इंडिया, भारत में बनना, कुछ इसी तरह की पहल है ये। तो आइए जानते हैं कि ये इनिशिएटिव है क्या। तो इस कैंपेन के तहत क्या क्या उद्देश्य, या इस इनिशिएटिव के तहत क्या क्या किस विजन को लेकर हम इस इनिशिएटिव को लेकर आए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसा अभियान था जिसने एक ऐसा अभियान रहा है जिसने निवेश को सुविधाजनक बनाने की और इनोवेशन, जो भी बोल सकते हैं इनोवेशन, इनोवेटिव स्किल है, उसको यहाँ आगे बढ़ाना, जो कौशल विकास है उसे मजबूत करना, एनहेंस करना, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब अगर हम बात करें जो बौद्धिक संपदा है उसकी रक्षा करना, बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर बनाना, सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे को बनाना। तो ये कुछ ऐसे बोल सकते हैं कोर डोमेन्स हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, फॉस्टर करने के लिए हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेकर आए, जिसमें निवेश को फैसिलिटेट किया गया, इनोवेशन को यहाँ पर बोल सकते हैं महत्व दिया गया, मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया, स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और साथ में एक बहुत ही बढ़िया बुनियादी जो विनिर्माण है वो उसका एक सेक्टर, एक हब बनाना। तो आइए बात करते हैं 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यहाँ पर क्या क्या ये पहल शुरू की गई ताकि हम भारत के आर्थिक विकास को और मजबूत बना पाए और एक बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन ला पाए, क्रांति ला पाए हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो ये हमारा बोल सकते हैं एक बैकग्राउंड रहा
कुछ ऑब्जेक्टिव और विजन रहे किसके, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के। अब आइए बात करते हैं मुख्य तौर से किन टारगेट्स को लेके, किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके हम आगे बढ़े। टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखिए, हम हमारी जो इकोनॉमी, हम ये जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की जो 3 सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तो हमेशा जो स्केलिंग होती है, जो बढ़ोतरी होती है, तो आप प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से आप टर्शरी की तरफ पहुंचते हो, सर्विस सेक्टर की तरफ पहुंचते हैं। तो हमारा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ी कि हम सीधा प्राइमरी से कहाँ पहुंचे, सर्विस सेक्टर, मतलब प्राथमिक जो आपका सेक्टर है, प्राथमिक जो हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सेक्टर है, उससे सीधा हम सेवा वाले सेक्टर में गए। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो बुनियादी या विनिर्माण जो ढांचे से संबंधित जो हमारा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर रहा। तो उसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी गई इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत कि हमारी इस विनिर्माण से संबंधित जो भी आपका ये सेक्टर है, इसमें कम से कम 12 से 14% की ग्रोथ हो। ये अचीवमेंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अभी हम देखेंगे क्या क्या की अचीवमेंट्स हमने यहाँ पर अचीव किए हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, कम से कम 10 करोड़ एडिशनल बोल सकते हैं विनिर्माण से संबंधित जॉब्स क्रिएट करना। ये 2022 का टारगेट था, अभी रिवाइज होकर 2025 हुआ है। तीसरा मुख्य उद्देश्य था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम से कम कितना, 25% 2025 तक हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाए। हमें इसको इस तरह से ग्रो करना है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी, जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन रहता है, उसके अंदर करीबन 25% पहुंचे 2025 तक। तो मेजरली यहाँ पर सेकंड सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हम इस तरह का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाए गए हैं कि भारत के अंदर हम यहाँ सामान बनाएं और दूसरे देशों में यहाँ पर एक्सपोर्ट करें। बात करें तो की सेक्टर्स की, कौन कौन से मुख्य विभाग हैं जिनके अंदर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इस इनिशिएटिव के तहत 27 सेक्टर्स पे फोकस किया गया, 27 सेक्टर्स पे, और उन्हें 2 कैटेगरीज में बांट दिया, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक आपका सर्विस सेक्टर। कितने, 27 यहाँ पर सेक्टर्स लिए गए। दोनों 27 से 27 सेक्टर्स जो हैं उनको 2 भागों में बांट दिया, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग वालों में एरोस्पेस, डिफेंस, रक्षा से संबंधित, ऑटोमोटिव जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, परिवहन है आपके, मेडिकल डिवाइसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल जो कपड़ा संबंधी है, केमिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, खाद्य जो प्राधिकरण है, जेम्स ज्वेलरी हो गया और रेलवे हो गया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये कुछ सेक्टर्स आए। और दूसरा जो कैटेगराइजेशन किया गया वो किया गया सर्विस सेक्टर का, जिसमें आईटी, टूरिज्म, पर्यटन से संबंधित, मेडिकल वैल्यू, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडियो विजुअल, लीगल सर्विसेज और इसके अलावा कई और। तो मेजर कोर आपके 27 सेक्टर्स थे जिन्हें इन 2 बेसिकली मेजर कैटेगरीज में डाल दिया गया। अब आती है बात कि मेक इन इंडिया ये जो पहल है ये किस ढांचे पे बना है, मतलब व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया के 4 की पिलर्स हैं जिन पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहला पिलर है प्रोसेसेस को लेके। प्रोसेसेस का सीधा सा मतलब है कि जो कार्य करने की प्रक्रिया है उसमें बदलाव को लेके। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्यवसाय, जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जो पहल उद्यमी होते हैं, उनको यहाँ पर व्यवसाय करने में आसानी हो, उसको महत्वपूर्ण बनाना इनका पहला पिलर है। तो पहले पिलर में जिसमें नए तरीके से, नई प्रक्रियाओं से हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय को आसान करना, यहाँ पर इनका पहला क्या बना, पिलर बना। लाइक नए प्रोसेसेस यहाँ पर इंप्लीमेंट किए गए, राइट। तो इसे महत्वपूर्ण माना गया और स्टार्टअप्स में या जो भी हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जो भी व्यवसाय है, बिजनेस है, उनमें सुधार की यहाँ पर बात की गई पहले पिलर में। दूसरा पिलर आया न्यू माइंडसेट के साथ। न्यू माइंडसेट मतलब कि उद्योग जो है, उद्यमी जो है, उनके साथ सही साझेदारी होना। यहाँ पर गवर्नमेंट ने फ्रेंडली रिलेशन
बनाने की कोशिश करी कि रेगुलेटर की जगह हम तुम्हारे फैसिलिटेटर बनेंगे। मतलब क्या है सीधा सा यहाँ पर कि नियामक के बजाय हम क्या बनेंगे, आपकी सुविधा प्रदाता बनेंगे। आपके काम में हम इंट्रूजन नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी यहाँ पर बढ़ा दी गई। तो नए माइंडसेट के साथ यहाँ पर सरकार आई, राइट। तीसरा अगर हम बात करें, नए सेक्टर्स यहाँ डेवलप किए गए और नए सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए मेजरली जिस पर ध्यान दिया गया वो था जो विदेशी निवेश, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि जो फॉरेन कंपनीज है वो भारत में आके इन्वेस्ट करें, हम यहीं पे प्रोडक्ट्स को क्या करें, बनाएं और यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिले और स्किल्स हम सीख पाएं। तो एफडीआई को यहाँ पर क्या किया गया, फोकस किया गया। और आखिर में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बुनियादी ढांचा है उसको यहाँ पर बनाने के तहत स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहर, टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हम कनेक्ट कर सके, कनेक्टिविटी बढ़ा सके, राइट। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इन पे यहाँ पर ध्यान दिया गया। तो मेक इन इंडिया के 4 की पिलर्स है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ ये बहुत जरूरी है क्योंकि इट विल इनहेंस योर आंसर्स इफ यू आर राइटिंग मेंस एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पॉलिसी मेक इन इंडिया के तहत जितनी भी पॉलिसीज आई हैं वो किसी ना किसी आपकी योजना से कनेक्ट करेगी ही करेगी। सो यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स, राइट। तो 4 पिलर है, न्यू प्रोसेसेस, न्यू माइंडसेट, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज आर द 4 की पिलर्स जिस पे ये पहल बनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत। बहुत ही ब्रीफ में हम समझेंगे। मेजर इनिशिएटिव्स टेकन अंडर मेक इन इंडिया। सबसे पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम्स यहाँ पर हम सुनते आ रहे हैं, जिसने कितना निवेश 1.97 करीबन 2 लाख करोड़ के लगभग यहाँ निवेश किया गया है 14 सेक्टर्स में पीएलआईस के तहत। और यहाँ पर इस स्कीम के तहत 755 यहाँ पर ऑलरेडी एप्लीकेशंस आ चुकी है टू स्टार्ट समबडीज, कोई ना कोई यहाँ पर इंटरेस्टेड है खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में, प्रोडक्शन यूनिट लगाने में, जिससे 1.23 लाख करोड़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा और 8 लाख लोगों को क्या मिलेगी, यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। तो पीएलआईस का आना, फाइनेंशियल आउटलेज यहाँ पे डिलीवर होना, लोगों को जॉब्स मिलना, ये सबसे पहला यहाँ पर अगर हम देखें तो कोर अचीवमेंट है गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। दूसरा गति शक्ति प्लान। गति शक्ति प्लान तो 2021 में यहाँ पर लॉन्च किया गया। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसमें परिवहन, मतलब जो आपका ट्रांसपोर्ट है, जो ऊर्जा है, एनर्जी है, साथ ही में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो परिवहन, ऊर्जा और संचार, इन तीनों को इंटीग्रेट करके एकीकरण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ताकि हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी हम बढ़ा पाए। और इसके तहत 36 यहाँ पर मंत्रालय काम कर रहे हैं। और इस गति शक्ति में जो 7 इंजन की बात कही है, विच आर द कोर ऑफ दिस प्लान, जिसमें रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स, वाटरवे, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे अनेक कई यहाँ पर जॉब्स, रोजगार क्रिएट हो रहे हैं और हमारी आर्थिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये दे रहा है, राइट। तीसरा अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, हम ये जानते हैं कि कोविड के समय पे हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि आज चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, सभी में सेमीकंडक्टर चिप्स का कितना योगदान रहता है, राइट। तो हमने यहाँ पर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, और वो भी टू बेसिकली स्टार्ट आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया टू मेक सेमीकंडक्टर्स। तो 76,000 करोड़ का ये प्लान है। तीसरी चीज। चौथी अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण को बढ़ावा देना, शहरीकरण को बढ़ावा देना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, सिस्टमेटिक अर्बनाइजेशन, एक एकीकरण, मतलब एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन मॉडल के साथ इनको आगे बढ़ाना। 12 नए प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रिसेंटली अप्रूव हुए हैं, जो कि इंडिया की जो पोजीशन है एज अ विनिर्माण बोल सकते हैं देश, या मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं यूनिट, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, वो बढ़ाता है। क्योंकि जितना सही तरीके से हम बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे, हमारे उतने ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट
कर पाएंगे। स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सब इसी के तहत हमारा क्या है, एक प्रोग्राम है। इसके बाद बात करें स्टार्टअप्स आप देख सकते हो भारत में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो फूड की कैटेगरी में हो, एजुकेशन की कैटेगरी में हो, राइट, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में हो, आपके गेम्स की कैटेगरी में हो। सो इट वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी 2016, जो कि जितने भी पहल उद्यमी हैं, जिसको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, उनके लिए एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर विकसित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स लेकर आए और हमारी इकोनॉमी में योगदान करें। तो 2024 सितंबर जो अभी चल रहा है, इसके हिसाब से भारत जो है वो दुनिया का, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत के अंदर है, जो कि 15.15 लाख जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, राइट। तो बहुत जरूरी है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ये भी मेक इन इंडिया का ही हिस्सा है। टैक्स रिफॉर्म्स, जीएसटी का आना, आप जानते हैं विजय कलकर कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुई, जिसने पूरे भारत के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको यहाँ पर स्ट्रीमलाइन किया है, राइट। सो दैट इज अगेन यूनिफॉर्मिटी, जिसके तहत जो भी टैक्स सिस्टम में पहले इश्यूज होते थे, कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो अब कम हो गई है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसा इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम जो कि एक ऐसा इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है जिसमें हम अलग अलग बैंक अकाउंट्स को एक सही सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ग्लोबल लीडर बन चुका है भारत यूपीआई के अंदर। इट्स अ वेरी स्ट्रीमलाइन और बोल सकते हैं काफ़ी स्मूथ इंटरफेस है हमारा ये, जिसने 46% जो वर्ल्ड की रियल टाइम ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ प्रोसेस किया है, और अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच नियरली 81 लाख करोड़ ट्रांजेक्शंस हैज बीन डन, विच इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ फॉर इंडिया। तो चाहे वो यूपीआई हो, पेमेंट ट्रांसफर मतलब बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका स्टार्टअप से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उद्योगीकरण हो, राइट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, निवेश हो, पीएलआईज हो, ये सारे वो बोल सकते हैं मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो मेक इन इंडिया के तहत लिए गए हैं, उन 4 पिलर्स को समझ के लिए गए हैं। सो दैट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। अब इनमें हम नोटेबल अचीवमेंट्स की बात करेंगे। ऐसे कई सारी योजनाएं हैं और प्रोग्राम्स हैं जो ऑलरेडी दे हैव रीच्ड हाइट्स, बट कुछ की अचीवमेंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले जिसके लिए ये इनिशिएटिव लाया गया हमारे विनिर्माण को बढ़ाने के लिए, वो यहाँ पर देखा गया है कि भारत मोबाइल फोन्स के अंदर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब निकल के आया है। मोबाइल एक्सपोर्ट्स 1556 करोड़ पहुंच से लेकर अभी 1.2 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं 2024 में। 10 साल में अगर हम देखें तो कहाँ हम हजारों में थे और अब हम लाख करोड़ में आ चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा, डिफेंस में सेल्फ रिलायंस। आप ये देख सकते हैं ये जूता, दिस इज मेड इन बिहार, और ये जूता जो है ये रशियन आर्मीज ने पहना है, मार्च किया है इन शूज के अंदर। तो डिफेंस के अंदर अगर हम बात करें, चाहे वो हमारा आईएनएस विक्रांत हो जो इंडिजिनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर आपका डिफेंस से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट्स हो गए जो कि हम कर रहे हैं, और रक्षा से संबंधित जो उत्पादन हो रहा है उसका एक्सपोर्ट, निर्यात हम 90 देशों से ज़्यादा कर चुके हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितने ज़्यादा आत्मनिर्भर हम रक्षा में, डिफेंस में बन चुके हैं। दी शूज एज यू कैन सी दे आर मेड इन बिहार, और ये रशिया की आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं। सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर इंडिया। थर्ड, अगर हम बात करें ग्लोबल एक्सपोर्ट ग्रोथ जो बढ़ चुकी है, मर्चेंडाइज ग्रोथ जो है हमारी, एम्प्लॉयमेंट हमने करीबन 8 लाख जॉब्स यहाँ प्रोवाइड करी है थ्रू पीएलआई स्कीम्स अलोन। इसके आगे अगर हम देखें तो कुछ और अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि कश्मीर के विलो बैट्स लाइक ग्लोबली यहाँ पर रिकग्नाइज हो रहे हैं। अमूल जिसने अपना एक्सपांशन, जो एक कोऑपरेटिव है अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया इज द हेडलाइन ऑफ अमूल। अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो इसने अपना एक्सपांशन यूएस तक कर लिया है, अमेरिका में इसके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने करीबन 14.5 करोड़ की रोजगार यहाँ प्रदान किए हैं लोगों को भारत के अंदर। और जो खिलौनों की बात करें तो जिस तरह से हम जानते हैं कि चाइना इज ऑलवेज बीन हैज हैड अ सुप्रीमेसी ओवर दिस मैन्युफैक्चरिंग, या बोल सकते हैं दिस सेक्टर। तो फॉर 400 मिलियन टॉयज एनुअली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट्स अगेन एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। So these are some of the notable achievements under Make in India initiative.
अब बात करते हैं चैलेंजेस की। चैलेंजेस इतना है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि उद्योग को आसान करना, व्यवसाय को आसानी से करने देना, इस पे काफ़ी यहाँ पर और भी बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। दूसरा, अगर हम बात करें जो टैक्सेशन के इंसिडेंट्स होते हैं, हैंडेडनेस के इंसिडेंट होते हैं, लिटिगेशन केसेस हैं, इन पे हमें थोड़ा और भी यहाँ पर इन्हें स्ट्रीमलाइन करना होगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो रोज़गार के तहत जो स्किल्ड वर्कर्स हैं भारत में, उनकी काफ़ी कमी है विथ कंपैरिजन टू वियतनाम और बांग्लादेश, जिससे हम कुछ इंडस्ट्रीज़ में आज भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग आज भी उनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में पीछे रहे हैं। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं हमारे सामने, बट आई थिंक इतना प्रोग्रेस हमने किया है तो आगे आने वाले टाइम में भी हम कुछ अच्छे अचीवमेंट्स यहाँ कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो मेक इन इंडिया दूसरे दशक में पहुंच चुका है और जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग किसी भी सेक्टर, जैसे डिफेंस में हमने देखा, स्टार्टअप्स में हमने देखा, एंटरप्रेन्योरशिप में हमने देखा कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, राइट, अलग अलग पॉलिसीज के तहत। तो एक आत्मनिर्भर भारत, एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हम बनते जा रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो यही नहीं, जो वंदे भारत आपके प्रोजेक्ट से वंदे भारत हो गए, INS विक्रांत हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम इंडिजिनियसली काम कर रहे हैं, दैट अगेन प्रोमिसेस फॉर अ बेटर शेप और बेटर फ्यूचर। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मैंने बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी है कि क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या अचीवमेंट्स है और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आखिर में आपके लिए 2 सवाल हैं। सबसे पहला, द मेक इन इंडिया लोगो फीचर्स विच एनिमल। मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसमें कौन सा एनिमल है? टाइगर, लायन, एलिफेंट, हॉर्स। दूसरा सवाल है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने लॉन्च करने के लिए बेसिकली कौन से सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या किया था, लॉन्च किया गया था? ग्लोबल पीस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? दोनों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टू रीड दिस आउट, एंड ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट apnipathshala.com to go through our English and Hindi current affairs. I hope you have enjoyed the session. Let me know in the comments what is your feedback. Thank you so much everyone for watching.